आपदा प्रबंधन और तैयारी पर आधारित इस मॉड्यूल में आपका स्वागत है। इस मॉड्यूल के पूरा होने पर आप आपदा को समझा पाएंगे, यह बता पाएंगे कि आपदाओं के लिए तैयार रहना क्यों जरूरी है, अलग अलग प्रकार की आपदाओं की सूची तैयार कर पाएंगे, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के मुख्य बिंदु समझाने के साथ ही इसके तहत स्थापित संस्थानों के बारे में बता पाएंगे। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति के मुख्य बिंदुओं को समझा पाएंगे, आपदा तैयारी के महत्व को पहचानेंगे, जगह खाली करने और बचाव की तकनीकों की पहचान कर पाएंगे, आपदाओं के दौरान स्वयंसेवकों की भूमिका को समझा पाएंगे। आइए सबसे पहले हम यह समझते हैं कि आपदा किसे कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार आपदा एक प्राकृतिक अथवा मानव जनित ऐसी घटना है जो समाज के सामान्य जनजीवन में गंभीर व्यवधान उत्पन्न कर दे, जिसके परिणामस्वरूप बड़े स्तर पर जान, माल, प्रकृति तथा अन्य नुकसान होता है। आपदा प्रबंधन से हमारा आशय आपदा के मानवीय, भौतिक, आर्थिक और पर्यावरणीय दुष्प्रभावों से निपटने से हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम आपदाओं के लिए तैयार होने, जवाबी कार्यवाही करने और उसके असर को समझना सीखते हैं। आपदा प्रबंधन के घटकों में शामिल हैं आपदा की तैयारी, जिसमें योजना, प्रशिक्षण और संसाधन आवंटन के जरिए आने वाली संभावित आपदाओं के लिए तैयार होना शामिल है। आपदा के दौरान जिंदगियों को बचाने और नुकसान कम करने के लिए तुरंत उठाए जाने वाले कदम, पुनर्बहाली यानी आपदा के बाद उससे प्रभावित समुदाय का फिर से निर्माण करने और उसे पहले जैसा बनाने के लिए प्रयास करना। न्यूनीकरण वे कार्रवाइयाँ और रणनीतियाँ जो संभावित जोखिम या खतरे को घटाने या कम से कम करने के लिए अपनाई जाती हैं। आपदाओं के लिए प्राकृतिक और मानवीय कारक जिम्मेदार हो सकते हैं और संकटग्रस्त जनता पर इसका प्रभाव पड़ता है। आपदाओं के प्रभाव को कम करना ही आपदा प्रबंधन का लक्ष्य है। अब चूंकि हम आपदा के अर्थ को जान चुके हैं, तो आइए अब समझते हैं कि इसके लिए तैयारी करना क्यों जरूरी है। ऐसे समुदाय जिन्होंने आपदाओं के लिए पहले से तैयारी नहीं की है, उन पर आपदाओं का काफी गंभीर असर पड़ सकता है। आपदाओं के असमय तथा कभी-कभार घटित होने के कारण लोगों में तुरंत कार्रवाई करने का भाव नहीं होता है। इस वजह से वे आपदाओं के लिए पहले से तैयार नहीं होते हैं। इसके लिए आपदा के संभावित प्रभावों हेतु तैयारी को आवश्यक बनाते हुए मौजूदा कमजोरियों को दूर करना अहम है। समुदाय आधारित योजना बनाने से आपदा के बाद के खतरों को नियंत्रित किया जा सकता है। साथ ही सहायता पहुंचने तक आपदा के प्रभावों को कम करने और संसाधनों को प्रबंधित करने के लिए लोगों और समूहों की क्षमता को बेहतर बनाया जा सकता है। आपदा के बाद तुरंत इस्तेमाल किए जा सकने वाले संसाधनों के रूप में असरदार सामुदायिक कार्रवाई करने और प्रशिक्षित व्यक्तियों का सहयोग लेने के लिए निजी क्षेत्र, विद्यालयों, स्वयंसेवकों और संगठनों के बीच पूरा मेलजोल होना जरूरी है। यह सीखने के बाद कि आपदा हेतु तैयारी करना क्यों जरूरी है, आइए अब हम आगे आपदा प्रबंधन चक्र को समझते हैं। आपदा प्रबंधन चक्र के तहत आपदाओं से निपटने के लिए व्यापक योजना बनाना और कार्रवाई करना शामिल है। आपदा आने से पहले उठाए जाने वाले कदमों में आपदा को रोकना, उसके प्रभाव को कम करना और उसके लिए तैयारी करना शामिल है, और आपदा के बाद उठाए जाने वाले कदमों में प्रतिक्रिया करना, खोजना और बचाना, राहत पहुंचाना, पुनर्निर्माण और पुनर्वास शामिल हैं। आपदा प्रबंधन का आशय आपदा के जोखिमों और उनके नतीजों दोनों को नियंत्रित करना हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए प्रत्येक टैब पर क्लिक करें। आपदा जोखिम का आकलन एक सहभागी प्रक्रिया है। इसमें समुदायों, उनकी कमजोरियों और क्षमताओं को खतरे में डालने वाली आपदाओं का मूल्यांकन किया जाता है।
जोखिम का आकलन करके अलग अलग तरह की आपदाओं के घटने की संभावना, उनकी बारंबारता, विस्तार और अवधि का पता लगाया जा सकता है। नतीजे के मूल्यांकन में प्राकृतिक, भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक कारकों पर विचार किया जाता है, जिनकी वजह से किसी कमजोरी ने आपदा का रूप ले लिया हो। इस आकलन का मकसद आपदा से पैदा होने वाले जोखिमों का पता लगाना तथा इसे आपदा जोखिम न्यूनीकरण योजना का आधार बनाना है। आपदा प्रबंधन चक्र के अर्थ को समझने के बाद अब हम अलग अलग तरह की आपदाओं के बारे में जानते हैं। मोटे तौर पर आपदाओं को 5 उपसमूहों में बांटा जा सकता है। ये इस प्रकार हैं: जल और जलवायु से जुड़ी आपदाएं, भूगर्भिक आपदाएं, रासायनिक, औद्योगिक और नाभिकीय आपदाएं, दुर्घटनावश आपदाएं और जैविक आपदाएं। अधिक जानकारी के लिए प्रत्येक कैटेगरी पर क्लिक करें। बाढ़, भूस्खलन, तूफान, उष्ण पवन, लू, जंगल की आग, अत्यधिक ठंडी, सूखा और दूषित पानी से फैलने वाली बीमारियां वगैरह जल और जलवायु से होने वाली प्रमुख आपदाएं हैं। एक आपदा तब घटित होती है जब प्राकृतिक भूगर्भिक प्रक्रियाओं से हमारी गतिविधियां प्रभावित होती हैं। इसमें जानमाल की हानि या शारीरिक या आर्थिक नुकसान होना शामिल है। भूगर्भिक आपदाओं के कुछ उदाहरण हैं, जैसे भूस्खलन और मृदा प्रवाह, बांध टूटना, खदान में लगी आग आदि। रासायनिक, यांत्रिक, सिविल, वैद्युत या अन्य किसी प्रक्रिया में खराबी आने की वजह से आई आपदाओं को औद्योगिक आपदाओं की श्रेणी में रखा जाता है। वहीं दूसरी ओर नाभिकीय संयंत्र या नाभिकीय रिएक्टर में घटित दुर्घटनाओं की वजह से पर्यावरण में बड़ी मात्रा में रेडियोएक्टिव गैसों के उत्सर्जन को नाभिकीय आपदाएं कहा जाता है। दुर्घटनावश होने वाली आपदाएं जैसे है उपकरण में खराबी आना, जंगल की आग, तेल का रिसाव, इमारत गिरना और हवा, सड़क और रेल दुर्घटनाएं वगैरह। जैविक आपदाएं उन प्राकृतिक स्थितियों को कहते हैं जब किसी सूक्ष्म जीव जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस या विषैले पदार्थ के कारण मानव, जंतु और पौधे बड़े पैमाने पर बीमार पड़ने, विकलांग होने के साथ साथ उनकी मृत्यु भी हो जाती है। जैसे कि साल 1896 में मुंबई में आया ब्यूबोनिक प्लेग, 2019 की कोविड-19 महामारी आदि। आपदाओं के प्रकारों को जानने के बाद आइए हम भारत की संकटग्रस्त स्थिति पर नजर डालते हैं। देश के 58.6% हिस्से पर मध्यम से तीव्र भूकंप आने का खतरा है। खेती योग्य जमीन के 68% हिस्से पर सूखे का खतरा है। तकरीबन 4 करोड़ हेक्टेयर, 12% से भी ज्यादा भूमि पर बाढ़ और नदी कटाव का खतरा है। 7,516 किलोमीटर लंबी तटरेखा में से 5,700 किलोमीटर की तटरेखा पर चक्रवात और सुनामी आने का खतरा है। आइए अब हम भारत में घटित हुई प्रमुख आपदाओं पर नजर डालते हैं। भारत में कई तरह की आपदाएं आ चुकी हैं, जो कि इस प्रकार हैं: 1984 की भोपाल गैस त्रासदी घटना, 1993 का लातूर में आया भूकंप, 1998 का पिथौरागढ़ में हुआ भूस्खलन, 1999 का उड़ीसा में आया अतिचक्रवात, 2001 में भुज जिले में आया भूकंप, 2004 में आई सुनामी। इन आपदाओं के दौरान हमारी कोशिश सिर्फ राहत पहुंचाने पर केंद्रित थी। प्रतिक्रिया व्यवस्थित नहीं थी। आपदा प्रबंधन के लिए कोई संस्थागत तौर पर कदम नहीं उठाए गए।
आपदा प्रबंधन व्यवस्था कृषि मंत्रालय के अधीन थी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केंद्र को कृषि मंत्रालय के अधीन स्थापित किया गया था, जिसे बाद में बदलकर एनडीएमए कर दिया गया। इन प्रमुख आपदाओं और खासकर 2004 में आई सुनामी के बाद भारत सरकार आपदा प्रबंधन को गृह मंत्रालय के अंतर्गत लेकर आई। आइए अब आपदा प्रबंधन अधिनियम के बारे में विस्तार से जानते हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम 23 दिसंबर 2005 को लागू हुआ था। इस अधिनियम के तहत इन संस्थानों की स्थापना की गई थी: राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, आपदा प्रतिक्रिया कोष और राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर आपदा न्यूनीकरण कोष और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। इस अधिनियम में रुकावट पैदा करने, झूठा दावा करने, दुरुपयोग आदि के लिए जुर्माना तय किया गया। मुआवजा और राहत पहुंचाने में लैंगिक पहचान, जाति, समुदाय, वंश या धर्म के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए में प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसमें प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त उपाध्यक्ष सहित अधिकतम 9 सदस्य होते हैं। प्राधिकरण सलाहकार समिति का गठन कर सकता है, जिसमें आपदा प्रबंधन क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल होते हैं। किसी आपदा की स्थिति में प्राधिकरण को सचिवों की एक राष्ट्रीय कार्यकारी समिति द्वारा सहायता की जाएगी। विभिन्न मंत्रालयों या विभागों के 14 सचिवों या प्रमुखों सहित एकीकृत रक्षा स्टाफ समिति के प्रमुख इस समिति के पदेन सदस्य होंगे। प्राधिकरण आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां, योजनाएं बनाने के साथ साथ दिशानिर्देश तय करेगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति राज्य सरकारों के साथ विचार विमर्श करके राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना तैयार करेगी। इस राष्ट्रीय योजना में इन चीजों को शामिल किया जाएगा: आपदाओं को रोकना और उसके प्रभाव को कम से कम करना, न्यूनीकरण उपायों और तैयारी के साथ साथ क्षमता निर्माण को एकीकृत करना। एनडीएमए आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को दी जाने वाली राहत के न्यूनतम मानक के लिए दिशानिर्देश तय करेगा। आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन कार्यों के लिए एक प्राधिकृत निकाय की स्थापना की गई, जिसे राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण या एसडीएमए के नाम से जाना जाता है। एसडीएमए के सदस्य हैं: पदेन अध्यक्ष के रूप में राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के रूप में मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त व्यक्ति, एसडीएमए सलाहकार समिति, जिसमें समय की जरूरत के हिसाब से विशेषज्ञ शामिल होंगे। आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 25 में राज्य के हर जिले में डीडीएमए के गठन का प्रावधान है। जिला अधिकारी या जिले का कलेक्टर या उपायुक्त डीडीएमए की अध्यक्षता करता है। स्थानीय निकाय का निर्वाचित प्रतिनिधि इसका उपाध्यक्ष होता है। हालांकि जनजातीय इलाकों में स्वशासित जिले की जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी सदस्य को इसका उपाध्यक्ष बनाया जाता है। इस प्राधिकरण के अन्य सदस्यों में जिला प्राधिकरण के सीईओ, पुलिस सुपरिंटेंडेंट, जिले का मुख्य चिकित्सक अधिकारी और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त जिला स्तर के 2 अन्य अधिकारी शामिल होते हैं। जिला प्राधिकरण आपदा प्रबंधन कार्यों के नियोजन, समन्वयन और क्रियान्वयन के साथ साथ दिशानिर्देशों में आपदा प्रबंधन हेतु निर्धारित कदम उठाने के लिए उत्तरदायी है। जिला प्राधिकरण के पास सुरक्षा मानकों को लागू करने के लिए जिले के किसी भी क्षेत्र में भवन निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने और राहत उपायों की व्यवस्था करने और जिला स्तर पर किसी भी आपदा प्रतिक्रिया करने का अधिकार है। किसी गंभीर प्रकृति की आपदा आने पर राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति, जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव द्वारा की जाती है, प्रबंधन समूह को ऐसे मामलों में नीति निर्देश और गाइडलाइन जारी करती है जहां राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की जरूरत होती है। गृह सचिव राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की अध्यक्षता करता है।
जो कि प्रभावित राज्यों के लिए विभिन्न आपातकालीन प्रतिक्रियाओं को समन्वित करने के लिए अंतरमंत्रालय या विभागीय बैठकों में स्थिति की समीक्षा करता है। केंद्रीय कैबिनेट गंभीर प्रकृति की आपदाओं को ध्यान में रखते हुए उनमें राहत कार्यों के असरदार समन्वय हेतु एक कैबिनेट समिति या टास्क फोर्स या मंत्री समूह जीओएम का गठन कर सकती है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय संकट प्रबंधन समिति आपातकालीन प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होती है। इस समिति में राज्य के विभिन्न संबंधित विभागों के अधिकारी और उस राज्य में स्थित केंद्रीय संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राहत कार्यों से जुड़ी गतिविधियों के समन्वय हेतु राज्य का राहत आयुक्त या आपदा प्रबंधन सचिव नोडल अधिकारी होता है। आपदा के खतरे को कम करने के लिए समुदाय आधारित किए जाने वाले प्रयासों में समुदायों को स्थानीय संसाधनों और क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल करने में मदद दी जाती है, ताकि वे आपदाओं को लेकर पहले से तैयार रहें और अपनी कमजोरियों को कम करने के लिए उपाय लागू कर सकें। यह आपदाओं और अन्य आपातकालीन स्थितियों के लिए तैयार रहने की पूरी जिम्मेदारी समुदाय पर डालता है। यह सुनिश्चित करता है कि संगठन, घर परिवार और व्यक्ति आपस में मिलकर अपने समुदाय को आपदा की स्थिति में ज्यादा मजबूत बनाएं। सामुदायिक आधारित तैयारी और पूर्व चेतावनी प्रणालियों से जिंदगियां बचाने, संपत्ति की सुरक्षा करने और आर्थिक नुकसान कम करने में मदद मिलती है। किसी आपदा को लेकर पहली प्रतिक्रिया स्थानीय समुदाय की तरफ से ही होगी। उन प्राकृतिक या मानवजनित खतरों को जानें जो आपके समुदाय को प्रभावित कर सकते हैं। साथ ही इन खतरों के लिए तैयार होने या उन्हें कम से कम करने के सबसे बेहतरीन तरीके को जानें। अपने परिवार में संभावित खतरों या आपातकालीन स्थितियों के बारे में बात करें। वे उन्हें कैसे संभालेंगे और अगर उन्हें खाली करना पड़े तो उन्हें क्या करने की आवश्यकता होगी। योजना बनाएं कि अगर घर वाले एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो वे एक दूसरे से संपर्क कैसे करेंगे। उन दो जगहों की पहचान करें जहां घर वाले मिलेंगे। आग लगने की स्थिति में एक जगह आपके घर के पास होनी चाहिए और अगर आपका घर लौटना संभव नहीं है तो दूसरी जगह घर से दूर किसी पड़ोसी या पारिवारिक सदस्य का घर होना चाहिए। ऐसे किसी दोस्त या रिश्तेदार को चुनें जो आपके इलाके से बाहर रहता हो, ताकि परिवार के सदस्य उसे फोन करके अपने कुशल होने की जानकारी दे सकें। अपने घर का फ्लोर प्लान बनाएं और उसमें हर कमरे से बाहर निकलने का रास्ता चिह्नित करें। किसी पूर्व निर्धारित जगह पर आपातकालीन फोन नंबर की जानकारी जरूर रखें और बच्चों को बताएं कि उनका कब और कैसे इस्तेमाल करना है। सुनिश्चित करें कि घर में सभी को गैस, पानी और बिजली को मुख्य स्विच से बंद करने का तरीका पता हो। अगर आपका कोई सवाल है तो अपनी लोकल यूटिलिटी कंपनियों से बात करें। साथ ही अपने पड़ोसियों, बुजुर्गों और दिव्यांगों या विशेष सहायता वाले लोगों को अपनी योजना का हिस्सा बनाएं। मकान और सहायता ढूंढते समय परिवार को अपने साथ रखें। चाहे तो आप बच्चों को अपने रिश्तेदारों या दोस्तों के पास छोड़ सकते हैं, लेकिन जितना हो सके परिवार को साथ ही रखें और परिवार को वापस खड़ा करने के लिए आप जो कर रहे हैं उसमें बच्चों को भी शामिल करें। बच्चे परेशान हो जाते हैं और उन्हें लगेगा कि उनके माता पिता या संरक्षक लौटकर नहीं आएंगे। वयस्क होने के नाते सड़क पर चलने के दौरान हमें बच्चों को ट्रैफिक से दूर रखना चाहिए। जितना ज्यादा हो सके हमें अपने बच्चे को चलते ट्रैफिक के खतरों से बचाकर रखना चाहिए और बच्चों को गाड़ी की आगे वाली सीट पर कभी नहीं बिठाना चाहिए, यहाँ तक कि आपातकालीन और आपदा रहित परिस्थितियों में भी। बच्चों को बात करने के लिए बढ़ावा दें। बच्चों को आपदा पर खुलकर बात करने दें और उससे जुड़े ज्यादा से ज्यादा सवाल बेझिझक पूछने दें।
बच्चों को अपनी भावनाएं खुलकर रखने के लिए प्रोत्साहित करें। उनकी बातों को ध्यान से सुनें। संभव हो तो चर्चा में पूरे समूह को शामिल करें। इससे बच्चों के मन में अगर कोई तनाव पैदा हुआ है तो वह काफी कम हो जाएगा। अगर घर खाली करने का आदेश मिला है तो आपको ऐसा तुरंत करना चाहिए। घोषणा में बताए गए आपातकालीन ठिकानों का पता जरूर दर्ज कर लें। बैटरी से चलने वाले रेडियो की मदद से निर्देशों को सुनें और उनका पालन करें। अगर खतरे की वजह कोई रासायनिक रिसाव है और आपको तुरंत खाली करने का आदेश दिया गया है तो अपने परिवार के साथ ऐसा तुरंत करें। पानी, खाना, कपड़ा, आपातकालीन रसद और अहम दस्तावेजों को निकासी द्वार के पास किसी जगह रखें। अपना घर बंद कर दें। सभी दरवाजों और खिड़कियों को बंद करके लॉक कर दें। बिजली के उपकरणों के तार निकाल दें। पानी के मुख्य वाल्व और बिजली को बंद कर दें। दूसरों को जानकारी दें कि आप कहां जा रहे हैं। खराब मौसम में फंसने से बचने के लिए समय से काफी पहले निकल जाएं। बताए गए निकासी मार्गों को अपनाएं। शॉर्टकट न लें, हो सकता है कि वे बंद हों। धंसी हुई सड़कों से सावधान रहें। जल भराव वाली जगहों में गाड़ी न चलाएं। बिजली के गिरे हुए खंभों से दूर रहें। डिजास्टर सप्लाई किट को अपने साथ रखें। अपने साथ महत्वपूर्ण दस्तावेज ले जाना न भूलें, जैसे कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस, विशेष मेडिकल इंफॉर्मेशन, बीमा पॉलिसी, संपत्ति के दस्तावेज और प्रमाण पत्र वगैरह। हालांकि स्वयंसेवक मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन बचाव कार्य के दौरान उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना भी जरूरी है। इसलिए यह सलाह दी जाती है कि अपने साथ आपदा तैयारी किट जरूर रखें। आइए जानते हैं कि इसमें क्या-क्या चीजें शामिल होती हैं। आपदा तैयारी किट में पर्सनल फ्लोटेशन डिवाइस, जो कि पॉलीयूरीथेन फोम से बनी लाइफ जैकेट है, सोलर ऊर्जा से चलने वाली एक टॉर्च या इमरजेंसी लाइट, कैनवास या चमड़े के बने सुरक्षा दस्ताने, पॉकेट नाइफ, प्राथमिक चिकित्सा किट, माचिस, सीटी, पानी की बोतल, फर्स्ट वॉलंटियर का बैज, रक्सैक और मच्छरदानी, वाटरप्रूफ कपड़े या बरसाती गम बूट, वाटर राफ्टिंग के लिए सुरक्षा चश्मे और सुरक्षा हेलमेट शामिल हैं। आइए अब हम दो स्थितियों पर नजर डालते हैं और बचाव की मानक तकनीकों की पहचान करते हैं। स्थिति को पढ़ें और दिए गए विकल्पों में से चुनें। गैस रिसाव होने की स्थिति में हर तरह की आग को तुरंत बुझा दें। सभी खिड़कियां और दरवाजे खोल दें ताकि हवा पूरी तरह से बाहर निकल जाए। गैस के सभी वाल्व बंद कर दें। जलती आग का इस्तेमाल न करें। बिजली के उपकरणों का इस्तेमाल न करें और बिजली की घंटी का इस्तेमाल न करें और फोन कॉल न करें। स्थिति को पढ़ें और दिए गए विकल्पों में से चुनें। सबसे पहले, खतरनाक रसायनों को ले जाने वाले वाहनों पर उचित लेबल जरूर लगा होना चाहिए। अगर यात्रा के दौरान वाहन से कोई रासायनिक रिसाव होता है तो हवा की दिशा की लंबवत दिशा में दूर चले जाएं, निकटतम बचाव स्थल पर चले जाएं और सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दें। एयर कंडीशन बंद कर दें और अपने मुंह को गीले कपड़े से ढक दें। आगे आपदा प्रबंधन और तैयारी के दौरान स्वयंसेवकों की भूमिका पर नजर डालते हैं। आपदा के दौरान स्वयंसेवक कई तरह से मदद कर सकते हैं। स्वयंसेवक पीड़ितों को बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं। स्वयंसेवक पीड़ितों को प्राथमिक चिकित्सा दे सकते हैं। स्वयंसेवक पशुओं को बचाने में मदद कर सकते हैं।
स्वयंसेवक राहत कैंप की देखरेख और राहत सामग्री के वितरण में मदद कर सकते हैं। स्वयंसेवक सरकार द्वारा जारी सलाह और चेतावनियों का प्रचार कर सकते हैं। सरकार सभी तरह की सामान्य सेवाओं के वितरण में स्वयंसेवकों की मदद ले सकती है। इसी के साथ हम इस मॉड्यूल के आखिर तक पहुंच गए हैं। आइए हम इस मॉड्यूल में चर्चा में शामिल अहम बिंदुओं को दोहरा लेते हैं। आपदा एक प्राकृतिक अथवा मानव जनित ऐसी घटना है जो समाज के सामान्य जनजीवन में गंभीर व्यवधान उत्पन्न करती है। आपदा प्रबंधन में आपदा के लिए तैयार होना, उसके लिए कार्रवाई करना और आपदाओं से सीखना शामिल है। आपदा प्रबंधन के घटकों में तैयारी, प्रतिक्रिया और स्थिति की पुनर्बहाली शामिल है। आपदाओं के लिए प्राकृतिक और मानवीय कारक जिम्मेदार हो सकते हैं और संकटग्रस्त जनता पर इसका प्रभाव पड़ता है। आपदाओं के प्रभाव को कम करना ही आपदा प्रबंधन का लक्ष्य है। आपदा के प्रकारों में जल और जलवायु संबंधित आपदा, भूगर्भिक, रासायनिक, औद्योगिक, नाभिकीय, दुर्घटनावश और जैविक आपदा शामिल हैं। भारत में आने वाली संभावित आपदाओं में भूकंप, सूखा, बाढ़, नदी क्षरण और चक्रवात शामिल हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में एनडीएमए, एसडीएमए, डीडीएमए, एनआईडीएम, एनडीआरएफ के गठन और आपदा प्रतिक्रिया और न्यूनीकरण के लिए कोष का प्रावधान किया गया है। विभिन्न आपदाओं के प्रति भारत की संकटग्रस्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए आपदा तैयारी करना जरूरी है। आपदा प्रबंधन अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि उचित आपदा प्रबंधन उपाय किए जाएं और राहत कार्यों में भेदभाव नहीं किया जाए। समुदाय आधारित जोखिम कम करने के उपायों में स्थानीय संसाधन और क्षमताओं का इस्तेमाल किया जाता है। यह सामुदायिक सहयोग के जरिए समुदाय को मजबूत बनाता है। तैयारी में सप्लाई इकट्ठा करना, रक्षात्मक कपड़े पहनना, घर को बंद करना और दूसरों को अपनी जगह की जानकारी देना है। अब इस विषय के बारे में आपकी समझ को परखने का समय है। यह एक मूल्यांकन अभ्यास है। हर सवाल के लिए समान अंक तय किए गए हैं। टेस्ट में सफल होने के लिए कम से कम 60% अंक लाना जरूरी है। सवालों को ध्यान से पढ़ें और उचित विकल्पों को चुनें। बधाई हो, आपने आपदा प्रबंधन और तैयारी पर मॉड्यूल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। आप वापस जा सकते हैं और ऐसी किसी भी चीज की जांच कर सकते हैं जिसके बारे में आप अनिश्चित हैं।